नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल लेखक आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी, नमस्कार। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आदित्य जी से आज समझते हैं कि कैसे बिना गोली चलाए किसी देश के पूरे हथियार के बाजार को समंदर में डुबोया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की धरती से एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉक लगा दिया है जिसने चीन और पाकिस्तान के JF-17 एक्सपोर्ट के सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आदित्य जी इससे पर्दा उठाएंगे मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के उस डार्क सीक्रेट से, जहां भारत ने चीन की सबसे घातक PL-15 मिसाइल की हवा में धज्जियां उड़ा दी थी। और क्या आर्मेनिया में तैनात भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस अजरबैजान के 40 नए जेट्स को टेक ऑफ का मौका भी देगा? तो दर्शकों, ये चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। आदित्य जी, इंडोनेशिया में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉक हुआ है कूटनीति के तहत जिसने चीन पाकिस्तान के JF-17 मार्केट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है? क्या ये भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? देखिए क्या है कि अ, इंडोनेशिया के साथ जो भारत की डील हुई, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो बड़े फ्यूचरिस्टिक है, आज के लिए नहीं है। क्योंकि ये अ, जो बदलते विश्व की राजनीति है, इसमें जो समुद्र पर राज करेगा वही राज करेगा। ये पुराने समय से भी है, अभी से भी है। क्योंकि नेवी जो काम करती है वो कोई भी, देखिए, थल सेना और वायुसेना लोकल होती है, अनलेस आप एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू आप एक्सटेंड करें। तो भारत के पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है ही, तीसरा बनने जा रहा है। और तो अजरबैजान का क्या था कि उसने JF-17 40 के ऑर्डर दिए और लेकिन उसका जो काट है ऑलरेडी भारत ने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। भारत नोज हाउ टू टैकल देम। तो उसका खरीदने का कोई फायदा नहीं है किसी को भी, क्योंकि जहां जहां उसको बेचा जाएगा वहां पे भारत के लोग पहुंच जाएंगे आकाश तीर लेके, तो जैसे उड़ेगा तीर से मार दिया जाएगा। सो JF-17 का मार्केट न कभी था न कभी रहेगा। RD-93 इंजन पे चलता है वो, RD-93 RD-33 पे चलता है। अभी उन्होंने रिसेंटली उसके ऊपर ऐसा रडार भी लगाया है, लेकिन इट्स ए फ्लाइंग स्टील जंक यार्ड, जंक है वो। देखिए आजकल की टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो चुकी है कि हीट सिग्नेचर, भारतीय रडार्स तो बहुत ही सक्षम है, तो वो बहुत दूर से कैच कर लेते हैं उसको, और बिफोर इट कम्स नियर द बॉर्डर इट विल बी शॉट डाउन। एक भी JF-17 उड़ा नहीं था जब भारत की लड़ाई हुई थी। JF-17 से उन्होंने बलूचिस्तान में जाके छुपाए थे, और उनके जो साब E2I, जो उनका जो AEWCS प्लेटफॉर्म है, उसको 315 किलोमीटर दूर जाके मारा था। इट्स द लॉन्गेस्ट किल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय एयरफोर्स ने। तो पाकिस्तान को भारत कुछ समझता ही नहीं है, और सही बात भी है, समझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश ही नकली है। और मिलिट्री कैपेसिटी से उसको चाहे कुछ भी कर ले, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आप लिपस्टिक ऑन ए पिग, इंग्लिश की कहावत होती है, वो वैसे कितना भी सजा ले, उसका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अजरबैजान जो है ये इलीगली ऑक्यूपाइड कंट्री है बाय द टर्किश। आप उसको टर्की से अलग मत मानिए। जिस तरह नॉर्दर्न साइप्रस में टर्की का कनेक्शन है, उसी तरह अजरबैजान इज एन इलीगल टेरिटरी जो उन्होंने क्रिश्चियन से छीनी। तो अजरबैजान एंड पाकिस्तान सिमिलर कंट्रीज हैं, इलीगल है दोनों के दोनों। आपको मालूम ही है कि महाभारत में वर्णन आता है ज्वाला का, ज्वाला देवी टेम्पल का। वो बाकू में ही है, अजरबैजान में ही है, जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं, अभी भी पिलग्रिमेज करते हैं। तो पहले वही उसका इतिहास है, पुराना इतिहास, कि वहाँ पे कश्यप महासागर के पश्चिमी तट पे मंदिर है,
जो ज्वालामुखी का मंदिर है, जो जो ज्वाला को इंद्र ने स्थापित किया था, आज तक जल रही। बाद में ये पारसिक देशों के पास पहुंच गई और बाद में ये अभी उसके ऊपर इस्लामिक बना दिया उन्होंने, कुछ उसके ऊपर म्यूजियम में कर दिया है, लेकिन ज्वाला बुझा नहीं पा रहे। आपको मालूम, पानी डाल के बुझाते तब भी नहीं बुझती। सो अजरबैजान का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज जीरो नाउ, क्योंकि आर्मीनिया को भारत ने पूरी तरह से आर्म कर दिया। फिर आपने दूसरे पॉइंट्स पे बात किया मेरे से कि जो वो सस्ते प्लेन्स में आता है, जिस दिन भारत अपना तेजस बेचना शुरू करेगा, इट विल बी बिगर सक्सेस देन GF-17, क्योंकि वो नेचुरली स्टेल्थ है, वो कंपोजिट मटेरियल से बना है, प्लस अगर उसके अंदर हमारे इंजन हो, अमेरिकन इंजन पे तो कुछ भी खरीदेगा नहीं, कोई भी नहीं खरीदेगा। और तो आदित्य जब जी, मई 2025 की ऑपरेशन सिंदूर की बहुत चर्चा हुई है। इनफैक्ट मोदी जी ने अपने विजिट्स में भी इसकी चर्चा की और कहा जा रहा है कि भारत ने चीन की PL-15 मिसाइल को न केवल इंटरसेप्ट किया है, बल्कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे कबाड़ बना दिया है। इस डार्क सीक्रेट के पीछे क्या सच्चाई है? कितना सच है ये? भारत ने जो साबित PL-15 को लैंड करवाया है, तो मतलब उसके कंफ्यूज करा के उसको साबित लैंड कराया है। उसको तुरंत ही 2 हफ्ते के बाद हमारा अस्त्रा 2, अस्त्रा 3 भी आ गया। सर्टेन थिंग्स हमने उसकी देखी। तो भारत को कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ भारत की खुद की टेक्नोलॉजीज़ है। लेकिन जो मिसाइल की फ्रीक्वेंसी पे जिस पे काम करता है, उसको भारत ने प्रोग्राम कर लिया है। तो अभी जितनी भी PL-15 होंगी, उसको हमारे रुद्रम रडार्स और ये सब रडार्स जो हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। रुद्रम मिसाइल जो होती है, एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है, जो रडार साइट पे अटैक करती है। प्लस अगर वो फ्रीक्वेंसी बैंड को हम अपने रडार से प्रोग्राम कर दें, ISA में प्रोग्राम कर दें, देन वी कैन ईजिली कैप्चर इट लाइव। तो अभी तो वो वाला सीन हो जाएगा कि कौन सा अच्छा कैच भारत खरीदता है, विच कैच यू लाइक। क्रिकेट में होता है ना, कैच कौन सा पकड़ा है बाउंड्री पे किधर, PL-15 का वो हाल हो जाएगा। प्लस भारत की जो अस्त्रा 2 मिसाइल है, अस्त्रा 3 मिसाइल है, दीज आर लॉन्ग रेंज किल्स। अस्त्रा 3 की जो बात हो रही है, 3 और 4 की, वो 400 किलोमीटर दूर तक की बात हो रही है। तो 400 किलोमीटर दूर तक वो स्पीड मेंटेन करना, उसको उसकी स्पीड, प्लेन की स्पीड को कैच करना, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन अस्त्रा 2 एंड 3। अभी अस्त्रा की इतनी रेंज नहीं है, अभी 120 किलोमीटर तक जाती है, विच इज़ गुड इनफ राइट नाउ। वो तो पाकिस्तान, तो जब 3 और 4 की जब बात होगी तो पाकिस्तान को क्रॉस कर जाएगी, तो बलूचिस्तान पे भी कोई प्लेन सेफ नहीं रहेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान शुड डिसलोकेट देयर एयरफोर्स टू अदर कंट्रीज। अब इसका यही चारा बचा है। वो अफगानिस्तान को धमकाते रहते हैं, बट अदर देन दैट उनका कोई चांस नहीं है। और उनको उनके एक चीज पायलट्स को और है काफी ना, रिस्पेक्ट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स में, बाय द वे। एक चीज और है ना, दक्षिण काकेशस पे काफी टेंशन है इस समय, और अजरबैजान पाकिस्तान और टर्की के दम पर उछल रहा है। क्या आर्मेनिया की सीमा पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें अजरबैजान के एयरबेस को युद्ध शुरू होने से पहले मिनट में ही शमशान बना देंगी? क्या वहां पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया है? ये सवाल मैं ब्राह्मोस आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको इन सब मिसाइल्स और ये जो हम बात कर रहे हैं, आपका बहुत इसमें दिलचस्पी है, बहुत ज्ञान भी है आपको इसका। जी। ब्राह्मोस तो मुझे पता नहीं कि आर्मी को हमने अभी तक सप्लाई किया है कि नहीं, क्योंकि हमने अटैक सप्लाई किया है, पिनाका सप्लाई किया है, प्लस हमने उनको आकाश सिस्टम सप्लाई किए हैं, तो मोस्टली डिफेंसिव, और डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है। जैसे कि भारत की जो पिनाका उनको दी गई है, वो दी गई है 75 किलोमीटर तक की रेंज की, विच इज़ बिग इनफ फॉर आर्मीनिया, फॉर अजरबैजान। और काफ़ी एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम होता है। इनफैक्ट फ्रेंच वर इवेल्युएटिंग इट, बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उनको अपने खुद के सिस्टम खरीदने थे। एंड द मिसाइल्स आर चीपर एंड मोर रिलायबल। तो उन्होंने इसलिए किया बिकॉज द इंडियन रडार्स कुड नॉट बी इंटीग्रेटेड इनटू नेटो सिस्टम्स, क्योंकि अगर एक रडार आप सिस्टम में डालते हैं तो पूरे सिस्टम की कॉपी कर लेता है वो, तो इट विल नो कि आसपास क्या फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं। इसलिए फॉरेन रडार्स को खरीदना भारत के लिए बहुत मुश्किल का काम है। तो यू सी कि भारतीय BEL, दे मेक फैंटास्टिक रडार्स। अभी तो अच्छे अच्छे
और भी स्वाति तो वेपन्स लोकेटिंग रडार है विच हैज़ बीन सप्लाइड, और जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है. सो कहीं ना कहीं आर्मीनिया तो हैज़ बीन सेव्ड बाय भारत, आप ये मान के चलिए. बट व्हाट डैमेज आर्मीनिया कैन डू टू टर्की विच वी हैव टू सी, क्योंकि टर्की जो है पेपर टाइगर है. इट इज़ लाइक पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन पेपर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, दैट इज़ द वन. अब वहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी चेंज हो रही है. सबसे इंटरेस्टिंग है कि F-35 हैव बीन अभी प्रपोज किया ट्रम्प ने कि हम आपको देंगे. ये तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो ढूंढ रहा है S-400 के बायर्स. उसने बोला हम भारत को नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को देंगे, ऐसा बोल रहा है वो. पाकिस्तान को दे नहीं सकता बिकॉज रशियन परमिशन चाहिए उसको. और द ओनली कंट्री विच वांट्स टू बाय इट इज दुबई, यूएई. तो उसको सप्लाई कर सकता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द रडार्स जो ईरानी होंगे. वहाँ पर भी शायद सप्लाई नहीं करने देगा रशिया. सो ये सारे सिस्टम्स जो हैं अल्टीमेटली भारत के पास ही आने वाले हैं बाय द वे. अब कैसे आएंगे मुझे पता नहीं है. तो क्योंकि भारत तो S-500 की बातें कर रहा है, और भारत अपना खुद का उसका BMD सिस्टम भी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि काफ़ी मैच्योर है इस समय, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है. तो आई डोंट थिंक सो कि वो भारत आएगा. तो लेकिन टर्की इज इन फिक्स नाउ. जो आपको हम सबको न्यूज़ सुनाई जाती थी, कान उड़ेगा, टर्की का 5th जनरेशन फाइटर, सब हवा में. टर्किश इंडस्ट्री इज नॉट सो बिग, जी. और टर्किश कंजम्पशन भी कितना होगा कि इतना बड़ा फाइटर प्रोग्राम आप चलाएंगे व्हेन कंट्री इज सो पुअर. आप सोचिए, टर्किश इकोनॉमी इज लिटरली द सेम साइज एज महाराष्ट्र इकोनॉमी. चाहे वो कुछ भी दिखा दें पेपर के ऊपर, मैंने उनके सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं. इज सेम एज महाराष्ट्र इकोनॉमी. मे बी उसके अंदर हम शायद गुजरात को भी ऐड कर दें, 2 स्टेट्स ओनली. दैट्स इकोनॉमी, टर्किश इकोनॉमी है. उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ही नहीं है. उसके कारपेट्स उसके इंडिया से जाते हैं, वो री एक्सपोर्ट करता है वहाँ से. सो देयर इज़ नथिंग इन टर्की विच इज़ वर्थ इकोनॉमिकली सेविंग अदर देन टूरिज्म. टूरिज्म भी नहीं हो सकता वहाँ पे अब ज़्यादा. और मिडिल ईस्ट में आपको मालूम ही है कि जो भी गेम्स चल रहे हैं, इजराइल विल नेवर एक्सेप्ट टर्की विद F-35. इजराइल विल डिफीट. इजराइल का तो प्लान ही है ईरान के बाद टर्की. तो कैसे बचेगा टर्की? तो ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो टर्की को पटाने की बात कर रहे हैं. तो ट्रम्प कोई उसको ऑफर नहीं दे रहे हैं, ताकि टर्की उनको एयर स्पेस दे ईरान में अटैक करने की, इसलिए ऑफर दिया है. और 2020 के नागानो काराबाख जो युद्ध है, उसके बाद अज़रबैजान खुद को बड़ा मतलब तमख़ा समझ रहा था. भारत ने जिस तरीके से आर्मेनिया को आर्म्स सप्लाई शुरू की है, क्या ये टर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान का जो नेक्सस है, उसको तोड़ने की शुरुआत है क्या? तोड़ दिया ऑलरेडी. शुरुआत ही नहीं की, तोड़ भी दिया. बिकॉज देखिए, भारत को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी टर्की से. बिकॉज टर्की ने भारत के विरुद्ध बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह उसने सप्लाई किए अपने वेपन्स एज वेल एज ट्रूप्स. तो भारत ने उसको ऑलरेडी ग्रीस को आर्म किया है, कर रहे हैं. नेवल बेस है, भारत यूज़ कर सकता है. देयर इज अ ब्रिटिश बेस ऑन ग्रीस विच इंडिया कैन यूज़. देयर इज अ ब्रिटिश बेस ऑन साइप्रस विच दे हैव रिटेन्ड सिंस कॉलोनियल टाइम, उसको यूज़ किया जा सकता है. तो टर्की को तो चारों दिशाओं से उसने चारों साइड से कवर किया. आर्मीनिया ऑन द ईस्ट, नॉर्थ इज रशिया, वेस्ट इज ग्रीस एंड साउथ इज साइप्रस. चारों दिशाओं से. वो तो हमारे न्यूज़ में बताया नहीं जाता है कि हम क्या कर रहे हैं उनके विरुद्ध, बट वी हैव डन वेरी गुड जॉब विद देम. फिर टर्की के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वो पाकिस्तानी कोस्ट पे लाए गए थे. बट ऐसा रिपोर्ट्स, पब्लिकली रिपोर्ट्स तो नहीं है, ऐसा कुछ प्राइवेट शेयरिंग हो रहा था कि भारतीय नेवी ने सबको मैप कर लिया एंड नाउ दे कैन नॉट एक्ट. तो उनकी सारी कैपेबिलिटीज़ भारत को मालूम है. तो कोई वॉर का सिनेरियो होता है तो भारत उनको दूर जाके ठोकेगा. मीन्स विच विल probably they will not come out of
टर्किश बेसिस ऑल्सो। और टर्की को सबसे बड़ा रहता है रशिया से, सबसे बड़ा। 2 कंट्रीज ने टर्की को हराया है, वो भारतीय सोल्जर्स और रशियन आर्मी। भारतीय सोल्जर्स ने हराया है उनको 1914 में, 1918 में, और रशियन आर्मी ने उनको वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी हराया है और उनको पीछे पुश बैक किया है। तो टर्किश के साथ भारत की पुरानी लड़ाई है, अभी से नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। तो जो बदमाशी वो कर रहे हैं उसका उत्तर उनको मिलता रहता है टाइम टाइम पे। अर्दोगान इज द लास्ट, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अर्दोगान के बाद टर्की टूट जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं तो हॉर्मोज स्ट्रेट में ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों को क्रूज मिसाइलों से हमला किया है, और इस हमले में जो वहाँ के डिफेंस मंत्रालय है, वहाँ से खबर आ रही है कि इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है और 6 भारतीय घायल भी हैं। तो ये हॉर्मोज पे ये तमाशेबाजी कब तक चलेगी? देखिए, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा स्ट्रांग रिप्लाई भी है कि इस सारे अटैक्स रुकने चाहिए। ये गेम कुछ और ही है, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कौन कंट्रोल करता है गल्फ ऑफ हॉर्मोज एंड विच कैन बी यूज टू प्रोपेल अमेरिका को सबसे बड़ा तेल निर्यातक। ये लड़ाई है। तो ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस अमेरिकन एम्पायर, ये लड़ाई है मेन। तो ब्रिटिश एम्पायर अभी तक आर्म कर रहा था ईरान को। आप सोचिए 70 साल से सैंक्शन चल रहे हैं, 47 साल से सैंक्शन चल रहे हैं, 47 ईयर्स। ईरान में भुखमरी नहीं आई आज तक। क्यों? उनका फूड प्रोडक्शन भी इतना नहीं है। कैसे नहीं आई? बारिश भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको इलीगल तरीके से उसको मेंटेन किया गया बाय द ब्रिटिश। सारे ट्रांजैक्शन ब्रिटिश बैंक्स के थ्रू थे। तो जब बात आ रही है डॉलर बचाने की, तो अमेरिका चाहता है कि सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए अमेरिका के ऊपर, पूरे दुनिया की तेल की इंडस्ट्री। अमेरिका के पास खुद का तेल नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है हर जगह कि अमेरिका इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल ऑन पेपर। आप सोचिए उनके रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेटिंग अप ए रिफाइनरी इन अमेरिका। यही इन्वेस्टमेंट है अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी का, सॉरी मुकेश अंबानी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, टू सेट अप ए रिफाइनिंग कैपेसिटी इन अमेरिका। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग कंट्री है भारत नाउ, आप सोचिए। और अमेरिका में उस कैपेसिटी नहीं है। तो अमेरिका वाज यूजिंग सऊदी ऑयल रिफाइनरीज टू सप्लाई ऑयल मिडिल ईस्ट से। और कैस्पियन, आपको मालूम है कैस्पियन पाइपलाइन सीपीसी, जो कजाकिस्तान उस एरिया में है, अजरबैजान कैस्पियन सी तक जाती है वो। दैट इज अ मेजर एरिया फॉर अमेरिकन इंपोर्ट्स। पहले वो आता था थ्रू ईरान टू अमेरिकन पोर्ट्स, अब वो जाता है थ्रू कैस्पियन सी वाया अजरबैजान इनटू आर्मीनिया, फिर वहाँ से वो निकालते हैं। इजरायली ऑयल जाता है ब्राज़ील से, not through any of the Middle Eastern parts. So all oil in Iran, Israel comes from Brazil. तो इस तरह इजराइल ने तो बड़ा चालाकी से अपने को इंडिपेंडेंट रखा है इन सब चीज़ों से। छोटा सा कंट्री है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से ये वाला ऑयल पे डिपेंडेंट है। सोचिए यहाँ पे अगर प्राइस फ्लक्चुएट होती है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अगर खुद का ऑयल होता उनके पास तो वो क्यों बढ़ने देते? सो देयरफॉर अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ट्रम्प आज बोल रहे थे मैं 20% टैरिफ लगाऊंगा जी। तो ईरान ने बोला ठीक है आप लगाइए, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो लगाइए, इसने बोला। सो दैट मीन्स कि अगर अमेरिका भी, तो अमेरिका को कभी न कभी आके, मैंने आपको बताया था, सीज फायर वापस करना पड़ेगा। देयर इज नो एपेटाइट टू फाइट। और अगर उसको ट्रूप से इन्वेड करना है, उसको 10 लाख ट्रूप चाहिए, 10 लाख। आप याद करिए कि खेदर आइलैंड पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश फ्लैग में थी, 80,000 सोल्जर्स लगे थे, 80,000, 80,000 सोल्जर्स।
तो लोग बोल रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है, ऊपर से बॉम्बार्डमेंट से कुछ नहीं होता, वो तो एक ड्रॉप लगता है आपको। ऑफ कोर्स धमाके बड़े होते हैं तो पीपल फील द वेट ऑफ द बॉम्ब, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि कॉन्क्रीटाइज्ड है, बहुत हेवीली फोर्टिफाइड है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिकन ट्रूप इन्वेजन दिखता है कहीं पे मुझे। अभी तो मंडे लेकिन है तो ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आई मीन IRGC, ये तो दावा कर रही है कि उसने बहरीन के अल जुफैर सैन्य अड्डे पे और अमेरिकी 5th फ्लीट के ठिकाने पर काम कर दिया बहुत अच्छा से। वो तो बोल रहे, 1 महीने से बोल रहे हैं ये करीब 7वां 8वां अटैक होगा। तो अब वो बेस ही बहुत बड़ा है, वहाँ पे इंडियन नेवी भी खड़ी होती है, तो इंडियन नेवी कोऑपरेट करती है अमेरिकन नेवी के साथ, 5th फ्लीट के साथ। ओमान के पोर्ट पे भी भारतीय नेवी खड़ी होती है, तो दे हैव बीन क्लेमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बात है, उन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं बिकॉज दे डिस्ट्रॉयड ऑल द रडार साइट्स। लेकिन लड़ाई तो, नुकसान तो फिर भी अरबी देशों का हो रहा है, अरबी देशों का, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। अमेरिकन फ्लीट्स आर ऑलरेडी आउट, ट्रूप्स वापस आने शुरू हो गए, ऑल ट्रूप्स आर रिटर्निंग फ्रॉम दैट एरिया। तो जो मीडिया में दिखता है वो एक्चुअल कंडीशन नहीं है। अमेरिकन ट्रूप्स एंड आर कमिंग बैक। भारत अपने डिफेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके चीनी हथियारों की विश्वसनीयता खत्म कर रहा है। तो अजरबैजान के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, इजंट इट? किसी के पास ही नहीं है, अमेरिकन नेवी के पास भी नहीं है, इवन रशियन नेवी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो यूनिक एस कर्व में चलती है, टेरेन हगिंग मिसाइल है एंड 2.5 मैक का स्पीड है। और आई डोंट थिंक किसी के पास भी नहीं है, रशियंस के पास भी नहीं है। रशियन विल बी इम्पोर्टिंग फ्रॉम ब्राह्मोस, इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, तो उनको खरीदना पड़ेगा उनको, जैसे इंडियन एयरफोर्स को खरीदना पड़ता है, उनको भी खरीदना पड़ेगा। तो अभी तो भारतीय हर शिप पे ब्राह्मोस रहने वाली है, सारी शिप पे, और ब्राह्मोस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, भारत के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी नया ड्रोन लॉन्च हुआ है जो 1000 किलोमीटर दूर जाता है, कामिकाज़े ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर। तो ब्राह्मोस का कार्ड किसी के पास भी नहीं है। इनफैक्ट HLDCM करके एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के पास है, 1500 किलोमीटर वाला, दैट इज इवन मोर सॉलिड इम्पैक्ट देन ब्राह्मोस। वो तो 10 मैक का स्पीड जाता है, 4 गुना ज़्यादा स्पीड देन ब्राह्मोस। प्लस भारत का जो अग्नि 5 है वो ब्राह्मोस का 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाता है, अग्नि 5। वो तो MIRV बेस्ड है, उसका तो कोई काट नहीं है कहीं पर भी। तो दीज मिसाइल्स आर, अगेन मैंने बताया आपको, मिसाइल से यू डोंट विन वॉर्स, मिसाइल्स कैन क्रिएट डैमेज, फिर आपकी ग्राउंड ट्रूप्स आना जरूरी है। तो भारत को अपने ग्राउंड ट्रूप्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सारे एरिया अनस्टेबल होने वाला है। और अभी तक तो अमेरिका अकेला बैठा हुआ है, बहुत दूर है, हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर अमेरिकन कोस्ट पे आने वाला है थोड़े दिनों में। ऑलरेडी देखिए, यूक्रेन ने वॉर किया ही है। दुनिया भर में आदित्य जी सारी लड़ाई जो है तेल की है और हथियारों की है। आदित्य जी, आपकी बातों ने आज सारी परतों को खोल दिया है, और ये भी स्पष्ट है कि भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर चाले भी चल रहा है। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप सत्तोलॉजी, आदित्य जी का चैनल है, उस पर आप विजिट जरूर कीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। एंड मोदी जी का ये जो सॉफ्टवेयर लॉक है और आर्मेनिया में ब्रह्मोस की तैनाती आपको भारत की बढ़ती शक्ति का एहसास कराती है। ये मैं दर्शकों से कह रही हूँ, तो आप कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।